हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव्स में। और आज मैं आप सबों के लिए लेकर आया हूं 10वीं के इकोनॉमिक्स का 5वें चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 5वें चैप्टर का दूसरा और इस पूरे बुक का फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वीडियो है। इस वीडियो में हम ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के विषय में बात करेंगे। साथ ही साथ इससे भी पहले मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के विषय में बात कर चुके हैं, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इन सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर था, जिसमें मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाया और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा लव दिया, प्यार किया, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही आप हमें प्यार करते रहें, हमारे वीडियोस को पसंद करते रहें और आप हमें जो है अपने साथ बनाए रखें, ताकि हम आपके लिए ऐसे बहुत बेहतर वीडियोज आपके लिए लेकर आएँ। लेकिन आपसे हम रिक्वेस्ट एक बार जरूर करेंगे कि अगर आपका कोई अभी भी दोस्त छूट चुका है, मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की वीडियोस को नहीं देखा है, तो उनको इस पूरे प्लेलिस्ट का वीडियो आप जरूर शेयर कीजिएगा, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक का वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे पूरे बुक का चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी इकोनॉमिक्स की फुल तैयारी। अब आइए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और जाकर के सवालों को समझते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 10वीं के चैप्टर 5 यानी उपभोक्ता अधिकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट का पहला प्रश्न हमारे सामने है। पहला प्रश्न है, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई है। हमें यह पूछा गया है कि अगर दुनिया में कहीं भी उपभोक्ता आंदोलन की अगर शुरुआत हुई है तो उसका क्या कारण है। तो बहुत सारे कारण है। सबसे पहला जो था, दुनिया में बहुत ज्यादा खाद्य पदार्थों की कमी हो रही थी और लोगों को सच में पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार खाद्य पदार्थों की कमी कैसे हो रही है, क्योंकि उत्पादन उतनी ही तेजी से बढ़ रहा था, उत्पादन बहुत ही तीव्र गति से हो रहा था, लोग उत्पादन को कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे पास जो अनाज है, खाद्य पदार्थ है, उसकी कमी महसूस हो रही थी, जिसके चलते दुनिया में महंगाई भी बढ़ती जा रही थी। और किसी भी खाद्य पदार्थ की कमी का उस समय जो कारण था वो था जमाखोरी और दूसरा है कालाबाजारी। तो ये दो कारण था जिसके तहत जो दुनिया में था अत्यधिक खाद्य की कमी हो रही थी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम था, खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेल में मिलावट होने लगा था, यानी जितने भी खाने वाले पदार्थ थे उनमें मिलावट किया जाता था। और खाद्य तेल की बात करें तो उसमें मिलावट किया जाता था, उसकी गुणवत्ता में गिरावट की जा रही थी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो उस समय उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत करने के निम्नलिखित में से सभी कारण सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ, यानी कि भारत में जो उपभोक्ता आंदोलन है वो किस रूप में हुआ था, वो आपको रूप बताना है। देखिए, जब भी कोई आंदोलन जो है ना बड़े स्तर पर होता है, जिसमें सभी सामाजिक लोग भाग लेते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग से संबंध रखता हो, लेकिन सबको मिल करके जब किसी एक चीज का आंदोलन का या कोई विरोध करता है, किसी प्रकार का प्रदर्शन करता है, तो उस प्रकार के जो आंदोलन का रूप है हम उसे सामाजिक बल कहते हैं। तो इस तरह से भारत में उपभोक्ता आंदोलन का रूप कैसा था, सामाजिक रूप था। और ये सामाजिक रूप का क्या मकसद क्या था, उपभोक्ता जागरूकता फैलाना, अनैतिक और अनुचित व्यवसाय के विरुद्ध आवाज उठाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब सामाजिक बल है। ठीक है, सामाजिक बल के रूप में उभरा था। और ये दो बी और सी में जो लिखा है इसके दो मुख्य कारण थे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता शोषण का तरीका है। यहाँ पर जितने भी तरीके लिखे हैं उनमें से बताना है कि किन तरीकों से उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स का शोषण किया जाता है, उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। सबसे पहले तो आप जिन दुकान में लेने के लिए सामान जाते हैं, हो सकता है कि वो आपको ठगने के लिए आपको कम माप तोल देता हो, साथ ही साथ अपने सामान में मिलावट करता हो, साथ ही साथ वो असली वस्तु के स्थान पर नकली वस्तु देता हो। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो उपभोक्ता है उसको ठगने के निम्नलिखित सही तरीके हैं, उपयुक्त में से सभी जो है वो सही कारण हो जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बाजार में वस्तुओं के पैकेट आदि पर किस प्रकार की जानकारियां दी जाती है। बहुत सारे वस्तु आप खरीदते हैं, बहुत सारे पैकेट की वस्तु खरीदते हैं, तो उन पैकेट की वस्तुओं पर किस प्रकार की जानकारी दी जाती है। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं, मान लीजिए कि आप एक दवाई खरीदते हैं, एक नमक का पैकेट खरीदते हैं, एक हल्दी का पैकेट खरीदते हैं, एक चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, तो उन सब चीज में क्या क्या चीजें लिखा रहता है। सबसे पहली चीज लिखा रहता है कि ये जो वस्तु है वो किन किन अवयवों से बना हुआ है, यानी कि इनमें क्या क्या चीज मिला हुआ है, तो वो सारी चीजें लिखा हुआ रहता है। साथ ही साथ उसमें मूल्य यानी कि MRP भी लिखा हुआ रहता है। साथ ही साथ उसके बैच की संख्या लिखी हुई रहती है कि वो कब बना है, किस डेट को बना है, ये सारी चीजें बैच संख्या लिखा रहता है। उसके बाद निर्माण तिथि जिसे कहते हैं कब ये बना है, और साथ ही साथ प्रयोग की अंतिम तिथि यानी एक्सपायरी डेट भी लिखा हुआ रहता है।
वस्तु के उत्पादन करने वाले का नाम यानी कि इसे कौन बना रहा है, और पता और मात्रा भी लिखा रहता है, उसका एड्रेस भी लिखा रहता है कि ये वस्तु जो है कहाँ बन रहा है, ओके ना। और साथ ही साथ उसकी मात्रा भी लिखी रहती है कि कहाँ पर कितनी मात्रा उसमें मिलाया गया है। जैसे कि बहुत सारे आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं जिसमें मेड इन चाइना लिखा रहता है, तो वो क्या है, उसका पता है कि वो कहाँ पर बना है, चाइना में बना है, ओके। और चाइना में भी कहाँ पर बना है ये सारी चीजें भी उसमें डिटेल से लिखी हुई रहती है। ज्यादातर स्टील की जो वस्तुएं बनती है वो फैक्ट्री में बनता है, तो वो जो फैक्ट्री मौजूद है वो कहाँ पर मौजूद है इसका भी एड्रेस लिखा हुआ रहता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें किसी भी पैकेट में लिखे हुए रहती है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी बातें लिखी हुई रहती है। आप कभी भी कोई भी वस्तु अगर खरीदते हैं यहाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई दवाई खरीदते हैं या कोई भी खाने की वस्तु खरीदते हैं तो आप उसके निर्माण की तिथि और प्रयोग करने की अंतिम तिथि यानी कि एक्सपायरी डेट जरूर देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये इसकी एक्सपायरी डेट नजदीक है तो आप उस वस्तु को नहीं लीजिएगा और उसे बोलेगा कि कोई नया वाला दीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, ये आप माइंड में जरूर सेट रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि वर्तमान समय में भारत में कितने उपभोक्ता संगठन हैं। देखिए, उपभोक्ता संगठन क्या करता है, उपभोक्ता के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध करता है और उसके लिए उचित व्यवस्था करवाता है। तो भारत में लगभग 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन मौजूद है वर्तमान में। ये डाटा वाला सवाल था, डाटा वाला सवाल आप याद रखना पड़ता है। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है कि राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन किस राशि तक मुकदमा सुनता है। यहाँ पर सवाल ध्यान से हम समझते हैं, यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, 3 तरह का जो है उपभोक्ता अदालत होता है। एक जिला स्तर होता है जो एकदम शुरुआती होता है जिसको फर्स्ट स्टेज कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है राज्य स्तर जिसे हम सेकेंड स्तर जो है सेकेंड स्टेज कह सकते हैं, और थर्ड वन जो है यानी तीसरा स्टेज जो है वो होता है राष्ट्रीय स्तर, यानी कि पूरे देश के लिए ये आंदोलन यानी कि ये अदालत कार्य करता है। तो इसमें राशि कितने पैसे आपके साथ ठगा जाएगा तब जो है राष्ट्रीय स्तर की बात होगी। तो इसमें बोला जाता है 1 करोड़ से अधिक। अगर आपकी राशि 1 करोड़ से अधिक है तो आप कहाँ जाइएगा, राष्ट्रीय स्तर में जाइएगा। और अगर 1 करोड़ से कम है तो किस में जाइएगा, आप जाइएगा सेकेंड वाला यानी कि जिला स्तर में जाइएगा। और मान लेते हैं कि आपका जो है लाख में है, 20 लाख तक, ओके ना, 20 लाख तक का जो राशि है वो किस में जाएगा, फर्स्ट वाले स्टेज में जाएगा, 20 लाख से 1 करोड़ तक में, ओके। 20 लाख तक का जो राशि है वो जाएगा इस वाले में, फर्स्ट वाले में, और 20 लाख से प्लस 1 करोड़ तक किस में जाएगा, सेकंड वाले में, और 1 करोड़ से अगर अधिक है तो वो थर्ड स्टेज में जाएगा, यानी कि जिला स्तर से जाएगा राज्य स्तर, और राज्य से जाएगा राष्ट्रीय स्तर। तो इस तरह से अलग अलग अदालतों में आप क्या कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं अपनी जिम्मेदारी के लिए। आपको पता है कि विजय माल्या जैसे ठगों ने क्या किया, बहुत सारे बैंकों से 900 करोड़ रुपए लेकर के भाग गया। तो ये वाला किस में जाएगा, ये चला जाएगा डी वाले, 1 करोड़ से अधिक है तो ये राष्ट्रीय स्तर के मामले होते हैं, तो ये राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता अदालत में जाएंगे। अगला सवाल पढ़ते हैं हमारे सामने। अगला सवाल है, ओके, इस सवाल का जवाब डी नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि कोपरा के अंतर्गत कैसा न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया। कोपरा है क्या, पहले ये समझिए। देखिए, भारत में जो कानून बना है उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने के लिए, उस कानून को हम कोपरा कहते हैं। तो कोपरा के अंतर्गत जो है अलग अलग तरह के जो न्यायिक व्यवस्था की गई है, और इस तरह के न्यायिक व्यवस्था को हम त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जिला स्तर पर आपको न्याय मिलता है, राज्य स्तर पर आपको न्याय मिलता है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर न्याय मिलता है। अगर आपको जिला स्तर पर न्याय नहीं मिलता है तो आप राज्य के पास जा सकते हैं, और राज्य अदालत में अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप राष्ट्रीय अदालत में जा सकते हैं। और इसीलिए कोपरा के अंतर्गत जो न्यायिक तंत्र है हम उसे त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र कहते हैं। ए नंबर में लिखा हुआ है, इसलिए ए नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन किन कारणों से विभिन्न समूहों का गठन हुआ जिन्हें स्थानीय रूप से कहा जाता है। देखिए, भारत में उपभोक्ता आंदोलन के कारण विभिन्न समूहों का गठन हुआ। सवाल इस प्रकार से पढ़िए ठीक तरह से इस सवाल को। अगला सवाल हमारे सामने है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलनों के कारण क्या हुआ, विभिन्न समूहों का गठन हुआ। अलग अलग समूह जो है वो बनाए गए, और उन समूहों में से कुछ समूह ऐसे हैं जो स्थानीय रूप में भी उसका अलग अलग नाम कहा जाता है। तो इसे इसका जो स्थानीय रूप है उसे क्या कहा जाता है, तो स्थानीय रूप जो है उसे हम उपभोक्ता संरक्षण परिषद कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण परिषद ये स्थानीय रूप है, ओके। और दूसरा जो इसका रूप है, तो यहाँ लिखा है उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीय परिषद, ये राष्ट्रीय स्तर का है, और जो सी नंबर में लिखा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये जिला स्तर का है, ओके। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया स्थानीय स्तर वाला, तो स्थानीय स्तर जो है संरक्षण परिषद कहते हैं।
अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में उपभोक्ता जो आंदोलन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए जो कानून लागू हुआ वो 1986 में लागू हुआ था, 1986 में, लेकिन तारीख था 24 दिसंबर। इसलिए पर ईयर एवरी ईयर हम लोग 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 24 दिसंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न है कि एक ऐसा अधिनियम जो नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलाप की सूचना पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। यानी कि एक ऐसा अधिकार भी हमारे पास है, एक ऐसा अधिनियम पारित किया गया है जिसके तहत अगर कोई भी सरकारी विभाग है, ओके, तो हम उनसे ये सूचना मांग सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, दिन भर में कौन कौन से काम कर रहे हैं, और आपके पास जो पैसे आते हैं उनका कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई सरकारी फंड आता है तो उन सब चीज सूचना हम पाने का अधिकार हमारे पास है, और इस अधिकार को हम सूचना पाने का अधिकार कहते हैं। सूचना पाने का अधिकार सी नंबर में है। सी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संबंधी कौन सा कानून कब पारित किया गया था। तो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण नियम है वो 1986 में पारित किया गया था। और आपको यहाँ पर कौन सा कानून बोला तो कानून का नाम भी बताना है, तो उस कानून को कोपरा कहते हैं। तो 1986 कोपरा कानून, दिन बोलेगा तो 24 दिसंबर को, ओके, याद रखिएगा। और इसीलिए हम लोग 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है कि हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है, आपको ये बताना है। तो देखिए हॉलमार्क का जो प्रयोग है ना वो सोने के प्रमाणक के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी कि सोना शुद्ध है कि नहीं है इसका प्रमाण अगर आप चाहते हैं तो उसमें हॉलमार्क अगर लगा हुआ है तो सोना शुद्ध है, अगर नहीं लगा हुआ तो वो क्या है, अशुद्ध है, आपको ठगा जा रहा है। अगर कोई बढ़िया सा दुकान है तो उसमें हॉलमार्क जरूर देख लीजिएगा। तो सोने की शुद्धता की परख का प्रमाणक चिन्ह कौन है, हॉलमार्क है। अगला सवाल है कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। सूचना पाने का अधिकार, देखिए यहाँ पर इस सवाल को गौर कीजिएगा। सूचना पाने का अधिकार, हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं एक उपभोक्ता के रूप में, लेकिन ये जो सूचना पाने का अधिकार है ये हमें 2005 में मिला है, अक्टूबर 2005 में। और इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सूचनाएं पा सकते हैं। यहाँ तक कि सरकारी विभाग में जो सरकारी कार्यकलाप करने वाले सरकारी अफसर है वो क्या कार्य कर रहे हैं, कहाँ पर कार्य कर रहे हैं, और सरकारी फंड का कहाँ निवेश कर रहे हैं, इन सभी चीजों की जानकारी हम उनसे मांग सकते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है, सूचना पाने के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणक चिन्ह है, एग मार्क, ओके। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे हॉलमार्क, और हॉलमार्क जो था वो किसके लिए था, सोना के लिए था। अब आता है एग मार्क। तो एग मार्क है खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच करने वाला सिद्धांत, यानी कि खाद्य पदार्थ शुद्ध है कि नहीं है इसकी परख करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एग मार्क का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए अगर कोई खाद्य पदार्थ आप खरीदते हैं और आपको लगता है कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है तो एक बार एग मार्क आप जरूर देखिएगा। अगर वो एग मार्क से प्रमाणित है तो इसका मतलब वो शुद्ध खाद्य पदार्थ यानी कि बेहतर है, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। और अगर उसमें एग मार्क नहीं है तो हो सकता है वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ISI किसका प्रमाणक चिन्ह है। तो IS जो है उत्पादित मशीन आदि ये सारी चीजें जो है उसके लिए करता है। तो जितने भी मशीन संबंधित सामान है, चाहे गैर खाद्य वस्तुएं यानी कि जिसमें जो खाने के पदार्थ में नहीं गिना जाता, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, वो किस में आ जाएगा, गैर खाद्य पदार्थ है। तो ISI का प्रयोग इन सभी चीजों के प्रमाणक चिन्ह के रूप में किया जाता है। तो अभी तक हम लोग 3 प्रमाणक चिन्ह देखें। एक था हॉलमार्क जो सोना के लिए था, और दूसरा था एग मार्क जो था खाद्य पदार्थ के लिए, और तीसरा जो है वो अखाद्य पदार्थ के लिए। और अखाद्य पदार्थ के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ISI। अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु या कोई भी कह सकते हैं मशीन प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसमें ISI आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है ISI, ओके। तो ये आप जरूर देखिएगा, ये ISI जो है वो प्रमाणक चिन्ह है किसी भी गैर खाद्य पदार्थ वस्तु या मशीन से जुड़ा हुआ वस्तु के प्रमाणक के लिए। तो सी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, उपभोक्ता जिला स्तर न्यायालय, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ जिला स्तर न्यायालय। हम लोग देख चुके हैं कि 3 स्तर का न्यायालय होता है, एक होता है राज्य, माफ कीजिए सॉरी पहले जिला होता है, ओके ना, फिर राज्य होता है और फिर अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो यहाँ पर लिखा है जिला स्तर जो है वो किस राशि का मुकदमा उड़ाता है, जिला है, जिला तो ये पहले नंबर पर आएगा, और पहला नंबर कहाँ तक होगा, 20 लाख तक का दावा कर सकते हैं। और अगर 20 लाख से ऊपर है तो वो किस में जाएगा, राज्य स्तर वाले में जाएगा, ओके। और 20 लाख से कितने तक इसमें होता है, 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक होता है। और अगर आपका 1 करोड़ से अधिक है तो किस में चला जाएगा, राष्ट्रीय अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह में आप जाइएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी नंबर हो जाएगा, 20 लाख से अधिक।
अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य स्तरीय उपभोक्ता आंदोलन, यहाँ पर लिखा है राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालत किस राशि के लिए, तो इसमें क्या होगा 20 लाख से अधिक और कहाँ तक 1 करोड़ तक का दावा। तो 20 लाख से अधिक ए नंबर में लिखा गया है और 1 करोड़ तक के दावे, तो ये ए नंबर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तीसरा है कि हमारी जनसंख्या का अधिकतर भाग है, हमारी भारत की अगर बात करें तो हमारे पास जो अधिकतर जनसंख्या है उसमें से अधिकतर जनसंख्या क्या है, अशिक्षित है। तो अशिक्षित वाला सवाल यहाँ पर क्यों आया, देखिए जितना शिक्षा का प्रसार होगा उतना जानकारी बढ़ेगा और कोई भी वस्तु अगर आप खरीदिएगा तो उसमें जितनी भी सूचनाएं दी गई है उसको आप पढ़िएगा, और अगर आप खराब वस्तु ले रहे हैं तो आपको सच में पता चल जाएगा और आप खराब वस्तु नहीं लीजिएगा। इसीलिए शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी वस्तुओं को भी खरीदने के लिए। तो अगर आप एक उपभोक्ता बनना चाहते हैं, एक सही उपभोक्ता बनना चाहते हैं, तो आपको शिक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अन्यथा आपको हमेशा दुकानदार क्या करेगा, ठग लेगा और आप दुकानदार से शोषित हो जाइएगा और उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। क्योंकि ज़्यादातर अशिक्षित लोग क्या करते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, कोई भी बड़ी वस्तु खरीदते हैं तो स्लिप को या तो नहीं लेते हैं या तो लेना भूल जाते हैं, या फिर लेते भी है तो संभाल करके नहीं रखते हैं क्योंकि उसे दुकानदार पर भरोसा होता है। लेकिन दुकानदार जो है भरोसे पर नहीं चलते, आपको किसी भी अदालत में केस करने के लिए प्रूफ का जरूरत पड़ता है। इसीलिए हमारी जनसंख्या का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि कोपरा किस पर लागू होता है, तो कोपरा किस पर लागू होता है, कोपरा सामानों पर लागू होता है। कोपरा कानून दुकानदार पर नहीं लागू होता है, दुकानदार जो सामान बेच रहा है उस पर लागू होता है, और मकान पर तो लागू होता ही नहीं है। तो ये किस पर लागू होता है, सामान पर, जो भी सामान आप खरीद रहे हैं उस पर लागू होता है। अगर वो उस वस्तु पर आपको ठगा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ओके, सामान पर इसको लागू होता है, ओके ना। और सामान जो बनाता है उस पर उसकी कार्रवाई होगा। मान लीजिए कि आप एक फोन करते हैं, मानते हैं ओप्पो कंपनी का फोन खरीदते हैं या फिर MI कंपनी का फोन खरीदते हैं और ये मोबाइल जो वो खराब निकल जाता है, तो आप दुकानदार को दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि ये सामान खराब हुआ है। तो सामान बनाने वाली कंपनी जो है वो इसके लिए गलत है, वो उन्होंने इस वस्तु को खराब बनाया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि सामान पर यह लागू होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि एगमार्क क्या है, तो एगमार्क एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो क्या करता है, किसी भी वस्तु को चेक करता है वो सही है कि नहीं है। और एगमार्क क्या चेक करता है, खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच करता है कि दिया जाने वाला खाद्य पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध है। तो एगमार्क एक प्रकार का संस्था है, और कैसा संस्था है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अगला सवाल है कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद किस प्रकार का संगठन है। यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बात किया गया। तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद एक सामाजिक संगठन है जो सामाजिक रूप से ये देखता है कि उपभोक्ता के साथ कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा है। अगर अन्याय हो रहा है तो उसके साथ न्याय के लिए वहां पर अलग अलग तरह के कह सकते हैं प्रबंध किए जाते हैं और उपभोक्ता का संरक्षण करता है, और इसीलिए इसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण परिषद। और ये क्या है, एक प्रकार का सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन, इस प्रश्न का सही जवाब ए नंबर में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अपना जो क्लास है वो खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस बेहतर समझ में आएंगे। पार्ट 1 वीडियो मैंने पहले से अपलोड किया था, अगर आप उसे नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से देख सकते हैं। ऐसे ही बेहतर वीडियो के PDF के लिए आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर अजीत कुमार ऑफिशियल को फॉलो कीजिए, जहाँ पर आपको मिलेगा इन सभी वीडियोज़ का PDF। और किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं और वहां पर मुझसे जुड़ा हुआ पर्सनल सवाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।